अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दासाक। तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो हर महाज पर हुकूमत का मुकाबला करने को तैयार थी, जिनके दावे थे कि चाहे अदम एतमाद आए या एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, वो किसी सूरत में असम्बलियां तहलील करने से पीछे नहीं हटेंगे और हुकूमत के हर हथकंडे का मुकाबला करेंगे। अब वही तहरीक इंसाफ और काफ लीग मुकाबला करना तो दरकिनार, असम्बली का इजलास बुलाने से भी भाग रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हाउस को कंटेनर लगाकर सील किया जा रहा है। गवर्नर की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए असम्बली इजलास को जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है और गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। वही इजलास जुमे तक मुलतवी करने पर गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से एक बार फिर आज शाम 4 बजे असम्बली इजलास बुलाने के लिए मरासला लिखा गया, लेकिन इस मरासले के बाद भी ना तो ताहाल असम्बली इजलास बुलाया गया और ना ही एतमाद का वोट लिया गया। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर को खत लिखा है। स्पीकर ने अपने खत में सदर ममलिकत को गवर्नर के गैर आईनी इकदाम की निशानदेही करते हुए गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरखास्त की और इस डेवलपमेंट के बाद तख्ते पंजाब की जंग आईनी और कानूनी महाज दोनों पर मजीद सख्त होती दिखाई दे रही है। सदर ममलिकत का रोल भी इस सारे मामले में एक बार फिर खासा अहम हो गया है। हुकूमत की जानिब दिन भर यही तासुर दिया जाता रहा कि अगर स्पीकर सिप्तैन खान गवर्नर की हिदायत के मुताबिक असम्बली इजलास नहीं बुलाएंगे और वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते, तो इस सूरत में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान शाम 4 बजे के बाद एक नया नोटिफिकेशन इशू करेंगे और नए नोटिफिकेशन के बाद परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। लेकिन अब तक ना तो गवर्नर की जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन सामने आया है, ना ही कोई हिदायत जारी की गई हैं। दिन भर ये अफवाहें भी गर्म रही कि परवेज इलाही की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने के बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वजीर आजम शहबाज शरीफ को पंजाब में गवर्नर राज के नफाज की सिफारिश कर सकते हैं। तहम गवर्नर राज चंद रोज के लिए नाफिज किया जाएगा, जो नए वजीर आला के इंतखाब के अमल मुकम्मल होने के बाद खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आईनी माहिरीन गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने के मामले को कानूनी या गैर कानूनी करार देने पर मुनकसिम है। हाल में गवर्नर इजलास तलब कर सकता है और वजीर आला को डी नोटिफाई किया जा सकता है, जबकि कुछ माहिरीन की राय में गवर्नर को यह इख्तियार नहीं कि वो इजलास बुलाए और इसी दौरान ही एतमाद का वोट लेने का कह सके, क्योंकि इस दौरान इजलास जारी है। कानूनी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, ये राय कैसे मुनकसिम है? अब कानूनी माहिरीन की मुनकसिम राय को देखकर यही कहा जा सकता है कि अल्टीमेटली मामला कोर्ट में जाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से एक मीडिया टॉक की गई। कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी और हमाद अजहर मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान ये किया है कि वो कल शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। इस वक्त गवर्नर हाउस से क्या खबरें और गवर्नर पंजाब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। गवर्नर पंजाब की तरफ से वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 4 बजे कहा गया था कि आप इजलास बुलाए, वो इजलास नहीं बुलाया गया। उसके बाद मरासला लिखा गया कि आप इजलास बुलाइए, एक रिमाइंडर के तौर पर फिर इजलास नहीं बुलाया गया। अब गवर्नर पंजाब के पास क्या ऑप्शन है कि उनकी इस कही हुए हुक्म अदूली के बाद वो क्या कर सकता है? तो वो तो लिखा हुआ है आइन की शिक 137 में कि अगर ये ऐसा होता है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देते चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि उनसे कहा गया है उस आर्टिकल के तहत, तो ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे उसके बाद। अब अगर उसके बाद सिर्फ अब फॉर्मल नोटिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि हर एक चीज के लिए नोटिफिकेशन होती है, किसी अपॉइंटमेंट के लिए या किसी डिसमिसल के लिए। अब फॉर्मल नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर साहब इशू कर देंगे कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। नहीं, लेकिन शाइक उस्मानी साहब, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बुनियादी हुकूक की बात करता है, क्योंकि अगर सरे-दस्त एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है और कोई शो कॉज उससे पहले इशू नहीं किया जाता चीफ मिनिस्टर को, या एक मोहलत नहीं दी जाती, को मौका नहीं दिया जाता है, या इजलास दोबारा नहीं बुलाया जाता, तो आपको लगता है कि फिर राय रखेंगे, ये हक महफूज रखेंगे चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब की, वो अदालत का दरवाजा खटखटाएं कि मुझे कोई मौका नहीं दिया गया? नहीं, वो तो उनकी मर्जी है। अदालत जाने से तो कोई नहीं रोक सकता उनको, जा सकते हैं वो यकीनन। लेकिन जो अगर गवर्नर डी नोटिफाई कर देता है उनको, तो वो हक बजाने होगा, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी होगी कि मौका नहीं दिया गया, ये गैर कानूनी होगा? एप्लीकेबल है ही नहीं ना, यहाँ ह्यूमन राइट्स की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर तो कानूनी बात है कि गवर्नर के पास वो आइन उनको इजाजत देता है कि वो चीफ मिनिस्टर को कहें कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये उनके पास पावर्स हैं। उन्होंने वो किया जो आइन में लिखा हुआ है, वो उन्होंने नहीं किया चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो इसमें आइन वो ह्यूमन राइट्स की क्या बात है? वो एक चीज उन्होंने कही, वो नहीं की उन्होंने। अब इसकी वजह से जो उसका कॉन्सिक्वेंस है उसको फॉलो करना, फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में बात की जा रही है कि गवर्नर राज भी लग सकता है तावक्ते के पंजाब के अंदर नए चीफ मिनिस्टर का फैसला ना हो जाए। आपको लगता है कोई ऐसा ऑप्शन भी एक्सरसाइज हो सकता है एट द सेम टाइम?
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना। देखिए, ये तो आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर वो डी नोटिफाई कर देते हैं आज उनको, चीफ मिनिस्टर साहब को, परवेज इलाही साहब को, तो उस सूरत में गवर्नर साहब फिर अंडर आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत वो एक सेशन कॉल कर सकते हैं असेंबली का, जिसके मुताबिक गवर्नर किसी वक्त चाहे तो प्रोविंशियल असेंबली का सेशन कॉल कर सकता है किसी जगह भी। ये भी नहीं कि सिर्फ असेंबली में, किसी जगह भी वो करके, वो जब कॉल करेंगे तो उसमें यकीनन ये पीटीआई और पीएमएलक्यू वाले लोग नहीं आएंगे और पीडीपी वाले आएंगे। तो वो जब आएंगे, वहां बैठेंगे, तो उनसे कहा जाएगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, किसको आप चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट कर, वो किसी को इलेक्ट कर लेंगे चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन शाइख उस्मानी साहब, अगर ये मामला अदालत में चला जाता है और अदालत रोक देती है इस सारे प्रोसेस से, आर्टिकल 109 के तहत इजलास बुला सकते हैं, लेकिन अगर अदालत में मैटर जाता है और उसमें ये इजलास नहीं बुलाया जाता, उसके बाद ये अदालत रोकती है, तो फिर क्या होगा? अगर अदालत रोक देती है तो वो रुक जाएगा, फिर ये स्टैंड स्टिल हो जाएगा, हर एक चीज बरकरार रहेगी। वो यानी वो रिस्टोर तो नहीं कर सकेगी अदालत उनको इस वक्त, क्योंकि एक दफा चीज हो गई, फिर वो कोर्ट रिस्टोर नहीं कर सकती अगर ये चीज हो गई। जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना सर कि 12 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो विदाउट चीफ मिनिस्टर रहेगा फिर? क्योंकि एक राय आ रही थी ना कि गवर्नर पंजाब लगा के, ये जो गवर्नर राज लगा के गवर्नर पंजाब को इख्तियारात दिए जाएंगे, तब वक्त के नया चीफ मिनिस्टर नहीं आता। इस हवाले से एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर ये ऐसा मामला हो जाएगा, तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आप समझते हैं ऐसा नहीं, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं होगी? देखिए, आइन में लिखा हुआ है कि जब अगर कोई चीफ मिनिस्टर वहां से हटा दिया जाए, तो जब तक कि नया चीफ मिनिस्टर ना आ जाए, तो पुराना चीफ मिनिस्टर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक, यानी परवेज इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे तब तक? जी 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 जी। ठीक, तो आप इसमें अभी एक डिले आ रहा है, मतलब कोई ऐसा है कि 12 बजे तक की टाइमलाइन को फॉलो करना जरूरी है गवर्नर पंजाब की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन इशू होने के लिए? जी, अब उनको करना चाहिए, अगर वो नहीं करते तो ये गलती। ठीक, अब 12 बजे के बाद ही इसका मतलब एक्सपेक्ट करें हम कि गवर्नर हाउस से कोई डिक्लेरेशन इशू होगा जिसमें डी नोटिफाई किया जाएगा चीफ मिनिस्टर को, उसके बाद इफेक्टिव परवेज इलाही साहब होंगे। यानी ये भी फिर तय हो जाएगा कि परवेज इलाही साहब ही अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। फिर पीडीएम को या गवर्नर साइड से या वफाकी हुकूमत को तो जरूरत नहीं अदालत जाने की, वही जाएंगे, परवेज इलाही साहब ही जाएंगे, क्योंकि इफेक्टेड पार्टी तो वो है ना, वो ही हैज सीज्ड टू होल्ड ऑफिस। उनकी जो पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका। He has failed to seize to get the vote of confidence, इस वास्ते he ceases to be the chief minister। तो उनको, वो अग्रीव पार्टी है, वो जा सकते हैं कोर्ट में। अच्छा शाइख उस्मानी साहब, इस बात के कितने इम्कानात हैं कि अदालत परवेज इलाही साहब को रिस्टोर करे एज चीफ मिनिस्टर और फिर कहें कि अब जाइए गवर्नर के अहकामात के मुताबिक आप एतमाद का वोट ले, अगर आप 186 का नंबर पूरा नहीं करते तो इसका मतलब ये कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले बहाल करें और फिर उसके बाद सारे मामले को वहां लेके आए जहां गवर्नर ने आर्टिकल 130 क्लॉज 7 के तहत एतमाद का वोट लेने का कहा उन्हें? तो अब तो ये तो मैं नहीं कह सकता ना, जो क्या कोर्ट क्या फैसला करेगी। अब वो कोर्ट तो जो मर्जी फैसला कर दे, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, कोर्ट ने फैसले दिए, इस जगह भी फैसला हो जाएगा। आजकल तो हमारी कोर्ट ज्यादा सियासी केसेस देखती हैं, आम पब्लिक के केसेस तो कभी देख रही हैं, ये भी सही। ठीक, देखिए इसमें अब दो मामला आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कह रही है कि अदम एतमाद की तहरीक क्योंकि पहले जमा कराई गई, हमारा सेशन जो है वो जुमे के रोज़ है, हम इसलिए अदम एतमाद की तहरीक को टेकअप पहले करेंगे। तो कोई ऐसा भी कोई प्रायोरिटी में है कि पहले अदम एतमाद की तहरीक मूव हुई इसलिए हम इसको पहले टेकअप करेंगे, गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का बाद में कहा तो वो प्रायोरिटी में सेकंड नंबर पर आता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गवर्नर के पास ये पावर्स हैं, वो कर सकते हैं। और ये जो तहरीक अदम एतमाद जो है उन्होंने फाइल की थी एज ए सेकेंड लाइन ऑफ अटैक, तो अब तो उसका तो मकसद खत्म हो गया, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से डिसोल्यूशन असेंबली को रोक दिया जाए, और उसका ये सिर्फ मकसद था। लेकिन अब चूंकि ये नहीं आए चीफ मिनिस्टर साहब, तो चीफ मिनिस्टर रहे ही नहीं। जब चीफ मिनिस्टर रहे ही नहीं तो वो असेंबली डिसॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन की पावर तो चीफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर तो रहे नहीं, तो वो कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, तो जो पीडीएम का जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो अब उनके ख्याल में जो अदम एतमाद की तहरीक है वो शायद विड्रॉ कर ले। शाइख उस्मानी साहब, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो दोनों तरफ से, एक तरफ से स्पीकर की रूलिंग का दिफा किया जाएगा कि जो रूलिंग सफ्तान खान साहब ने इशू की वो ठीक थी, एक तरफ से गवर्नर पंजाब की लिखी हुई उस एडवाइस को उसको डिफेंड किया जाएगा कि गवर्नर पंजाब ने आईनी और कानूनी इकदाम किया है।
तो जो स्पीकर की रूलिंग है वो उसको कैसे देखते हैं आपके गवर्नर? जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है ऑब्वियसली वो तो स्पीकर बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस रूल्स ऑफ प्रोसीजर को वो देखता है कि जहां हम मौजूद है वहां स्पीकर उसको देखेगा। तो अगर ये प्ली ली जाती है कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो पहले है और गवर्नर की एडवाइस बाद में आती है, तो यहां पे प्रायोरिटी किसको देते हैं आप, किसको देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को होगी हमेशा। हर रूल प्रोसीजर, हर कानून के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखते हैं क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से ही हैं, तो आप देखते हैं कि फिर यहाँ पे जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है और स्पीकर जाहिर है किसी ने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है सर इसमें। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, कवानीन होते हैं। सब कवानीन, सब रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं उनपे सब पे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविजन हो उसको फौकियत होती है। ठीक सर, मैं असल में सर ये जानना चाह रहा हूं कि ऑब्वियसली या तो स्पीकर ने कोई गैर आईनी इकदाम किया रूलिंग इशू करके, या फिर गवर्नर ने गैर आईनी इकदाम किया। अगर गवर्नर ने गैर आईनी इकदाम नहीं किया और इजलास को समन करना ठीक है, तो स्पीकर की जो रूलिंग है उसको फिर आप कहां देखते हैं? वो बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये, क्योंकि जब मामला कोर्ट में होता है तो कोई ऑब्वियसली जिसने कोई बेकार रूलिंग दी है या वो गैर कानूनी रूलिंग दी है, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर भी कोई इंप्लीकेशंस होंगे, कोई कोर्ट पेनल्टी कर सकती है? ये कोर्ट ये नहीं होल्ड कर सकती कि स्पीकर रूलिंग जो है वो प्रिवेल करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पे। अगर वो कोर्ट करेगी तो कोर्ट ही खत्म हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। शाहिद उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जस्टिस उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी, और स्पीकर की रूलिंग के हवाले से वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने। आजकल पाकिस्तानी सियासत में काबिल एतराज़ खुफिया ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होने का सीज़न भी उरूज पर है, इससे मुताल्लिक भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो इशू पंजाब के अंदर है और पंजाब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त जो है वो सर उठा रहा है, वो भी अपनी जगह पर है। हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, लेकिन साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं, साहिब राय भी हैं इस हवाले से, मुमताज़ माहिर कानून है, उनकी राय भी लेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। गवर्नर हाउस में तवील मशावरत जारी है, हुकूमती इत्तेहादी भी मौजूद हैं, तारिक बशीर चीमा भी हैं, अता तारड़ भी हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद है। और देखना है कि गवर्नर हाउस से अब क्या मुमकिन हिकमत अमली सामने आती है। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पंजाब में इस वक्त लग ये रहा है कि शायद एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जन्म ले रहा है। गवर्नर की तरफ से एक एडवाइस की गई थी चीफ मिनिस्टर को कि वो मरासला भी लिखा गया उसके बाद कि आप एतमाद का वोट लें। आज शाम 4 बजे का वक्त दिया गया था, वक्त गुजर गया, इजलास नहीं बुलाया गया। हाउ डू यू सी दिस? अब गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखो जी, गवर्नर ने पहले ही आइन के बरखिलाफ ये जो इसका मुतालबा किया था कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपना एतमाद का वोट लें, जबकि उसके साथ साथ ही एतमाद के ख़िलाफ़ जो था वोट, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आप नोटिस दे चुके थे। तो इन हालात में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो अदम एतमाद का जो मोशन है उस पर आप ज़ोर रखें और उस पर डिमांड करें कि आप इस इजलास में अदम एतमाद के वोट को एक तो मूव करें और फिर उसको उस पर वोटिंग के लिए जो है स्पीकर को कहा जाए। जो दूसरी बात जो की है कि एतमाद का वोट हासिल करें, वो मैं समझता हूँ आइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि आइन ये कहता है कि अगर गवर्नर एतमाद का वोट दिलाना चाहता है, कि समझता है कि एतमाद खो बैठा है, जब आपने खुद ही अदम एतमाद का जब उनको नोटिस दे दिया है, तो फिर अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद के वोट पर ही फैसला होगा क्या चीफ मिनिस्टर एतमाद खो बैठा है कि नहीं खो बैठा। अच्छा तो सर, आपने जब एक कदम ले लिया है तो कानूनी माहिरीन की आराम भी खासी मुनक़सिम आ रही है कि गवर्नर पंजाब इजलास समन करने का कह सकते थे या नहीं कह सकते। एक राय ये भी है कि ये स्पेशल इजलास है एतमाद का वोट लेने के लिए, इसको इजलास के पैरेलल भी जो एक इजलास चल रहा है ऑलरेडी उसके पैरेलल भी समन करने का इख्तियार गवर्नर रखते हैं। दूसरी बात यह है सर कि अदम एतमाद की तहरीक वो कहते हैं इसलिए लाए कि ताकि असेंबलीज डिसॉल्व ना हो सके। तो इस हवाले से जो इंटेंट है इत्तेहादी हुकूमत की और पंजाब में अपोजिशन की वो तो खासी क्लियर है। और फिर यह है कि जब एतमाद
एतमाद का वोट लेने का कह दिया, तो ऐसे में उससे पीछे हटना या ना गुरेज करना, लगता यही है प्राइमा फेशिया में कि इस वक्त जो है वो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, और यही वजह है कि गुज़श्ता 4 महीने से एक ही इजलास जारी है जो अर्जेंट तो होता है, प्रोग नहीं हो रहा है। देखिए, बात ये है कि ये ऑप्शन उनकी नहीं है, ये आइन के तहत है। ये एक इजलास के चलते हुए दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता जब तक ये इजलास प्रोरोग नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि इजलास पे इजलास बुलाया जा सकता है, वो आइन की गलत तशरीह कर रहे हैं। इस केस में तो ख़ास तौर पे जबकि आपने एक वक्त में 2 मोशन मूव कर दिए हैं, वो मकसद अदम एतमाद का जो मोशन होता है उसका मकसद सिर्फ डिसोल्यूशन को रोकना नहीं हो सकता, वो तो एक उसका नतीजा होता है। लेकिन असल मकसद तो ये है कि अगर आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर अपना एतमाद खो बैठा है और आप फिर अपने रिक्विजिट नंबर से लेके आते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक मोशन, तो फिर आप पर फ़र्ज़ है कि उस पर वोट कराएं, उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। उससे पहले आप दूसरा कैसे डिमांड करेंगे कि एतमाद का वोट लें? ये तो सिर्फ आइनी शिकों का गलत इस्तेमाल है, बल्कि मैं कहूँगा बदनीयती पे मबनी इस्तेमाल है, जिसको हम कहते हैं मेला फाइडे यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हामिद खान साहब, फिर ये भी तो है ना कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस है वो भी गवर्नर के प्लेजर पे काम कर सकता है, और गवर्नर अगर राजी नहीं है तो चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। देखिए, वो प्लेजर पे उस सूरत में काम करता है जब उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन ना आया हो। अभी तो उसने साबित करना है। अच्छा, वो जो प्लेजर पे काम करना है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि गवर्नर के पास इख्तियार है उसको हटाने का, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो इलेक्टेड नुमाइंदा है। गवर्नर तो एक नॉमिनेटेड शख्स है जिसको नॉमिनेटेड फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। जो चीफ मिनिस्टर है वो असेंबली का कॉन्फिडेंस कमांड करता है, इलेक्ट होकर आया होता है। उसको हटाने के लिए आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। वो जो शख्स जिस पर ये एतमाद करने वो इन हालात में उसका इतलाक़ ही कोई नहीं है। तो हर सूरत मैं समझता हूँ जब आप एक स्टेप उठा चुके हैं, और वही स्टेप इस सूरत में आइन की मंशा के मुताबिक था, यानी अगर कोई पार्टी समझती है कि कोई चीफ मिनिस्टर एतमाद खो बैठा है अक्सरियत का, तो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाए और उस पर वोटिंग कराइए। आप अब लेके मोशन तो आप ले आए हैं, अब उस पर वोटिंग कराने से आप भाग गए हैं। उससे ये साबित हो रहा है कि आप जब ये मोशन लेके आए हैं अब उसके बारे में सीरियस नहीं थे, आप सिर्फ उसको एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। वो इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता। मेला फाइडे लॉ की जो डेफिनेशन होती वो ये होती जब तो आप किसी कानून की या आइन की शिक को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए वो है। जिस तरह इस केस में आर्टिकल 136 अप्लाई होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, आप उस शिक को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ एक हद तक कि उससे डिज़ॉल्व ना हो सके असेंबली, यानी आर्टिकल 112 की हद तक। 136 को आप 112 के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कार्रवाई जो यके बाद दीगरे की गई है ये बदनीयती पे मबनी है, आइन की मंशा के खिलाफ। तो हामिद खान साहब, ये जवाज के जब तक इजलास जारी है तब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का गवर्नर नहीं कह सकता या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती है। तो ऐसे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो तो सेक्रेटरी असेंबली की तरफ से रात गए ले ली गई, मतलब वो आए और रिसीव कर ली गई, और दूसरी तरफ वो जो गवर्नर का एतमाद का वोट लेने का मामला है उसमें ये जवाज आड़े आ रहा है क्योंकि इजलास जारी है, तो ऐसे में गवर्नर नहीं कह सकता। तो ये खुला तजाद नहीं है फिर दोनों मामला में? देखिए, तजाद तो अब पैदा किया है ना, क्योंकि 2 शिकों को एक वक्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते कंकरेंटली, यही आइन की मंशा है। इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जहाँ तक मामला है जिसका सेक्रेटरी के पास इन्होंने नोटिस जमा कराया है, अब उसको इन्हें चाहिए था कि जब इजलास जारी था वो हाउस में मूव कर देते। जब हाउस में मूव करेंगे तो आइन की मुताबिक 3 से लेकर 7 दिनों के दरमियान उस पर वोटिंग होगी। आप उस मकसद से भाग गए हैं। आपने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन दे के आपने दूसरी लाइन इख्तियार कर ली, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह दिए। 2 चीज़ें एक वक्त में नहीं हो सकती, ये आपस में वाज़ेह टकराव रखती हैं।
तो इस हवाले से सर प्रायोरिटी क्या है कि अगर दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम जैसे इस केस में आ गई हैं तो पहले एतमाद का वोट होगा या अदम एतमाद, क्योंकि अल्टीमेटली तो मामला कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। वो तो एक और बात है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी मैं समझता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की है, क्योंकि उसके बारे में बड़ी वाज़ेह आईनी शिकें हैं। आर्टिकल 136 है, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जो एक आर्टिकल 130 है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में 130 है, उसमें एक पर्टिकुलर क्लॉज में जिक्र किया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है और उसके लिए इजलास जो है समन कर सकता है। इसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि दूसरी शिक की अहमियत है, जिसके बारे में आइन में बड़ी वजाहत से और बड़ी तफसील से जिक्र है। तो आपने वो शिक को आप ले आए हैं सामने, तो अब इस शिक पर अमल दरामद करें। आप वहां से क्यों भाग रहे हैं? सर कता कलामी के लिए माजरत, पंजाब असम्बली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, रूल नंबर 22 के अंदर गालिबन आर्टिकल 130 क्लॉज 7 को मेंशन किया हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी है एतमाद का वोट लेने से मुताल्लिक, और फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर पंजाब प्रोविंशियल असम्बली में भी है। तो क्या ये कहना मुनासिब होगा कि इसकी फौकियत उतनी नहीं है जितनी अदम एतमाद की तहरीक की है? आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है वो ओवरराइड करते हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स तो आइन की एक आर्टिकल के तहत सूबाई असम्बली को इजाज़त दी गई कि आप रूल मेकिंग करें, लेकिन वो रूल्स के ज़रिए कभी आइन की शिकों को बेमानी नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। दूसरी बात सुन लीजिएगा, जो आप बात कर रहे हैं रूल 22 की, ये 18वीं तरमीम आने से कबल क्या है, और मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम आने के बाद ये बेमानी हो चुका है। इन एनी केस वो है या नहीं है, लेकिन जहाँ आइन की वाज़ेह शिक होगी वहाँ रूल्स जो है प्रिवेल नहीं कर सकते। ठीक, हामिद खान साहब, अब ये मामला पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर का है, अब इस पे सियासी रस्साकशी जारी है। दोनों फरीकैन यकीनन अपने अपने मौके पर डटे हुए, पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई डी नोटिफाई करने का डिक्लेरेशन गवर्नर हाउस की तरफ से आ जाता है, रात गए ऐसा होता है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या परवेज़ इलाही साहब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे बतौर इफेक्टी? देखिए, परवेज़ इलाही साहब को खटखटाने की बज़ाहिर ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है। वो कह सकते हैं पहले मेरे ख़िलाफ़ इस पर वोटिंग कराओ, आप मुझे दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हो, ख़ुद ही वहाँ मूव करके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नोटिफिकेशन अगर गवर्नर देता है, इसका एक तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि मेरे नज़दीक ये आइन की मंशा के ख़िलाफ़ होगा, और आर्टिकल 136 से साथ टकराव पैदा होगा। आर्टिकल 136 के साथ उसका टकराव पैदा होगा। तो बहरहाल फिर अगर आप इस बात को आगे लेके जाएंगे तो नेचुरली ये अदालतों में मामला चला जाएगा और ताख़ीर का सबब बनेगा। तो उस वक्त तक फिर सवाल तो बड़ा सादा सा है सर कि 12 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल इतने बड़े सूबे का जो इंतज़ाम है वो कौन चलाएगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस कौन होगा? गवर्नर की तरफ से चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई भी कर दिया गया, मामला अदालत में भी चला गया, और फिर अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो फिर सूबे के जो उमूर है वो कैसे चलेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर आइन की मंशा लेते हैं तो गवर्नर जो है उसके पास डी नोटिफाई करने का कोई इख्तियार नहीं है। वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा डी नोटिफाई करके। वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, इख्तियारात सूबे को चलाने के उसके पास है, गवर्नर के पास नहीं। गवर्नर को जो एडवाइस चीफ मिनिस्टर देता है वो बाउंड होता है उस एडवाइस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो तमाम तर चीफ मिनिस्टर पर है, चीफ एग्जीक्यूटिव। लिहाजा मैं समझता हूँ इस किस्म का कोई भी कदम उठाना, डी नोटिफाई करना, ये एक गलत रविश और गलत प्रेसिडेंट, गलत जो है नज़ीर पैदा करेगा, वो होना नहीं चाहिए। हामिद खान साहब, खबरें तो गवर्नर राज लगाने की भी हैं कि इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को कोई ख़त लिखने की बात हो रही है कि जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, एब्सेंस में गवर्नर के पास पावर्स होंगी कि वो सूबे के उमूर चला सके। देखिए,
वो एक और उसकी ज़रूरियात है। जो गवर्नर राज होता सूबे में, वो आलबन आर्टिकल 234 के तहत होता है, उसकी कुछ और कंडीशनैलिटीज़ होती हैं। इस वक्त इतने उलझाव में जाना आइन को वर्चुअली सस्पेंड करने के बराबर हो गया। आपने आर्टिकल 130 भी इन्वोक कर लिया, 136 भी इन्वोक कर लिया, और उसके बाद आप 234 भी इन्वोक करना चाहते हैं। तो ये आप मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सूबे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप सीधी सादी बात करें जो करने वाली है, जो आइन आपको इख्तियार देता है। 20% मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ने एक मोशन मूव किया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उस पर वोटिंग कराएं, यही आंसर नज़र आ रहा है। और चीज़ें जो है जो साइड वाइज आप चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास नंबर्स नहीं हैं 186 जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करा सकें, तो इसलिए वो आप आइन की दूसरी शिकों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इजाज़त से मैं आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से भी, कि 186 का नंबर एतमाद के वोट में परवेज़ इलाही साहब को शो करना था। क्या ये समझा जाए, मतलब क्या अमर माने हैं कि वो एतमाद का वोट लेने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, अदम एतमाद के लिए जाना बेहतर महसूस करते हैं? क्या 186 नंबर्स पूरे नहीं हैं परवेज़ इलाही साहब के पास? देखो, बेशक होंगे, लेकिन इस वक्त जो है इसमें जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है कि जो उनको रस्ते से हटाना चाहते हैं, समझते हैं। देखिए ना, गवर्नर किस सूरत में 137 को इन्वोक कर सकता है? जब वो समझे कि एतमाद खो बैठा है जी। जब उसके पैरेलल ही एक और कार्रवाई आपने खुद कर दी है एतमाद की, तो फिर उसका असल टेस्ट जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से नहीं आएगा। आपने दो शिकों को एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश की है, वो नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो आईनी मैं समझता हूँ ज़रूरत ये है कि जो पहला मोशन है या दूसरा जो भी आप समझे जो कंकरेंटली पेंडिंग है, एक आर्टिकल 136 वाला, उस पर पहले वोटिंग करानी चाहिए। आईनी सूरत हाल मैं तो इस तरह से देखता हूँ। तो लास्टली हामिद खान साहब, ये तो आप भी बेहतर समझते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लाना और फिर उसको एक्सरसाइज करना तो अमली तौर पर नामुमकिन तो नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल हुआ है, लेकिन फिर हो सकता है जब आपके पास नंबर्स हों तो कर ले। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये आइन की तशरीह जो भी की गई है इस वक्त तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है। गालिबन सुप्रीम कोर्ट के जहन में ये था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोज़ का मजाक ना बना लिया जाए, उससे गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज ना की जाए, उससे गवर्नमेंट्स को बार बार हटा के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है डिस्टर्ब ना किया जाए। तो यही मकसद नज़र आता है जो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की जो तशरीह की है उसके पीछे मकसद ये था कि गवर्नमेंट्स को स्टेबलाइज़ किया जाए, गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करना नहीं। इनकी जो सारी कोशिश है वो डिस्टेबलाइज करने की है पंजाब हुकूमत को, इसलिए कभी एक शिक उठाते हैं, कभी दूसरी उठाती है, कभी तीसरे की वो थ्रेट करते हैं। तो असल में तो इनको समझ आ गई है कि ये जो एक रास्ता उनके पास सिर्फ एक रास्ता था वो था अदम एतमाद का वोट, वो नहीं पूरा कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप आराम से बैठे। ठीक, आमिर खान साहब, लास्टली आपको लगता है कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाता है तो फिर डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। वो भी हो जाएगा क्योंकि अदालत में मामला जाएगा, फिर इसके ऊपर बहस होगी, पता नहीं मामला कितना ड्रैग होगा, ये भी हो जाएगा या नहीं? चलिए इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनको जो प्रॉपर रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए। एक दफ़ा वोटिंग करा लें, वोटिंग में अगर तो वो 186 वोट ले आते हैं, वेल एंड गुड, फिर आप अपनी हुकूमत बना लें। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो फिर मेजॉरिटी इस वक्त चीफ मिनिस्टर की अस्यूम की जाएगी, और अगर इस असम्पशन के ऊपर उसके पास पूरा इख्तियार होगा कि वो असेंबली को डिसॉल्व करने का एडवाइस कर सकता है। और मेरे नज़दीक इसका हल ही ये है, वरना इस तरह से वक्त ज़ाया होगा, खाम खा की कौम की एनर्जी ज़ाया होंगी। आप इसको डिसॉल्व करें, जैसे कि एक चीफ मिनिस्टर अगर उसको एडवाइस करता है और उसके बाद
90 दिन में इलेक्शन में चले जाएं, यही मुनासिब तरीका है। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सदर बार एसोसिएशन और माहिर कानून हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ऑडियोज़ और वीडियो स्कैंडल एक बार फिर इसकी खासी बाज़गश्त है मुल्की सियासत के अंदर, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। आजकल पाकिस्तानी सियासत में काबिल एतराज़ खुफिया ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होने का सीज़न उरूज पर और मुखालिफिन एक दूसरे की वीडियोज़ लीक कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद माह से इमरान खान की मुबैना ऑडियोज़ लीक होने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। पहले इमरान खान की सियासी नौयत और अवाम को हिमायत हासिल करने के लिए बनाई जाने वाली झूठे बयानिए से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसने उनके मारूफ बयानियों के बुत को पाश कर दिया था। लेकिन इस बार उनकी कुछ ज़ाती नौयत की यके बाद दीगरे 3 मुबैना ऑडियोज़ सामने आई हैं। ऑडियोज़ में गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ गुफ्तगू की जा रही है और ऑडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इमरान खान के हक़ और मुखालिफत में बहस भी जारी है। ऑल्दो इमरान खान की तरफ से इस पर कोई डिनाइल सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके हामी ज़रूर उसको डिनाई करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन खुद इमरान खान ये बता चुके हैं कि ऐसी चंद ऑडियोज़ या वीडियोज़ जारी की जाए। कहते रहे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं, गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस, घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप। मैं अदालत में जा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई? चले, अगर आप सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की, लेकिन उनको लीक करना ये जुर्म है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।